मन सहज शांत एकाग्रचित होकर 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण। ओम गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में हृदय पटल में संकल्प पाठ करेंगे, संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारा संकल्प बल सदृढ़ है, अभेद है, अजय है, जिनके माध्यम से पॉजिटिव दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथ को ऊपर उठाकर रगड़ के आंखों में लगाएंगे और कोमलता के साथ धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। नमस्ते, सभी को प्रणाम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। काम आ गया था आप तीनों का मेरे पास। सरोज जी का तो नहीं आया, अनु तो आ भी नहीं रही है क्लास में, उसका कुछ भी काम नहीं आया है और बाकी किसी के कोई काम नहीं आया है। एक और व्यक्ति का काम आया, एक और लड़की का, बाकी किसी का काम नहीं आया। इतने सब लोगों में से यही 3-4 हैं जिनका काम आ रहा है और काफी बढ़िया करा है। प्रतिमा जी, कल वाले में आपके वाले में ना थोड़ा सा और आप उसको अच्छे से लिख सकते हो, है ना, अच्छे से और डिस्क्राइब कर सकते हो, है ना। मतलब बिल्कुल एकदम से अलग अलग अच्छा क्लासिफिकेशन और उसका हो सकता है। और आप दोनों का बहुत बढ़िया था, हेमंत जी का भी बहुत बढ़िया था, सही लिखा था। पर आपके ना उसके अंदर लैंग्वेज बुक वाली ज्यादा थी, तो जहां तक हो सके पॉसिबिलिटी आप ही रखो कि उसमें अपनी लैंग्वेज को मतलब एकदम वर्ड टू वर्ड वो ही नहीं हो, है ना, ये वाली बात। बाकी सही है, अच्छा किया है। देवेंद्र जी का भी ठीक था, एकदम टू द पॉइंट, बिल्कुल बढ़िया। जितना जो पूछा गया है उसके बारे में सारे डिस्क्राइब किया था। मैंने सबका पढ़ लिया था, सारे ही मैं पढ़ती भी हूँ, देखती भी हूँ। रीचेक करके आप लोगों को नहीं भेजा, इकट्ठा ही भेज दूंगी। सैटरडे संडे छुट्टी है तो मैं आप सब लोगों को वापस रीचेक करके भेज दूंगी, ठीक है। अभी आज हम टीवी के बारे में पढ़ेंगे। तो टीबी के बारे में हम सभी जानते हैं, 6 रोग जो होती है। बहुत ही पहले तो एक महामारी थी और अपने यहाँ तो उसका ट्रीटमेंट भी नहीं था। तो उससे जब अगर किसी को टीबी हो जाती थी तो बस ये मान लिया जाता था कि अब इसका जीवन काल खत्म है, ये अब टीबी से बच नहीं सकता है, अधिकतर बहुत सारी जगह पे। और आज भी क्या होता है कि जो देहाती इलाके या गांव के इलाके वगैरह हैं, वहां पे आज भी टीबी को इस हद तक नेग्लेक्ट किया जाता है, या छोटी मोटी दुकानों से, या ये जैसे नीम हकीम वाली बात है ना, कि जो नहीं जानते हैं, जो ऐसे ही झुग्गी झोपड़ी डाल के बैठ गए हैं कि हाँ जी हम दे देंगे, इसकी दवाई पुड़िया दे दी, ये दे दी, उन सब के चक्कर में पड़ के वो लोग आज भी अपना टीबी को बढ़ा लेते हैं। खांसी चल रही है, लगातार बुखार है, चाहे उनके वजन कम होता जा रहा है, बहुत पसीने वगैरह आ रहे हैं, वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे उन सब चीजों को, और करेक्ट डॉक्टर तक नहीं पहुंच रहे हैं, करेक्ट डायग्नोसिस नहीं हो रहा और ट्रीटमेंट नहीं होता। तो बहुत सारी जगह आज भी देहात में ऐसा होता है कि मैं सुनती हूँ कि टीबी लास्ट स्टेज पे आ गई थी और अब उनकी डेथ ही होगी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आजकल इतना अच्छा ट्रीटमेंट है, आप जल्दी अवेयर हो जाते हैं। तो केवल 3 ही महीने का कोर्स है जिससे कि हम टीबी से बच सकते हैं। और उसके बाद अगर बढ़ गया है, या किसी भी, जैसे बहुत तरीके की टीबी होती है, तो उसमें यह है कि आप लगातार ट्रीटमेंट लें, एक भी दिन के लिए ब्रेक नहीं उसमें हो सकता है। और 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, ये 18 महीने, ये वाले कोर्सेज होते हैं। और जब भी टीबी की दवाई को बंद किया जाए तो पहले टेस्ट करके टीबी का कि अब नेगेटिव है
और अब कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं है उसके अंदर, और जो टेस्ट उसके अंदर नेगेटिव शो हो तभी टीबी की मेडिसिन बंद करनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह से बंद करनी चाहिए। ये नहीं कि हमने 3 महीने का कोर्स बोला था डॉक्टर ने तो हम बंद कर लेते हैं, नहीं, या 6 महीने का बोला था हमने बंद कर लेते हैं, ऐसे नहीं। आप उसको पूरा ट्रीटमेंट लो, फिर उसके बाद उसका टेस्ट कराओ, टेस्ट डॉक्टर को दिखाओ, और फिर वो डॉक्टर अगर कहता है कि अब बंद कर देनी चाहिए टीबी की दवाई, अब आपको नहीं खानी है, तब आप उसके उस लेवल पे जाना चाहिए। नहीं तो अगर वो कहता है कि आपको अब इतने दिन और लेनी है या इतना महीना और लेनी है, 21 दिन और लेनी, तो वो उसको फॉलो करना चाहिए। अपने आप कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, टीबी बार बार रिपीटेडली होती है। मैंने ऐसे कुछ केसेस देखे हैं जिसमें कि पहले फेफड़े की टीबी हुई, फिर हड्डी की टीबी हो गई, फिर गांठ वाली टीबी हो गई। हर बार उन्होंने अपने आप खुद ही अपना ट्रीटमेंट छोड़ दिया। 6 महीने हो गए हमने बंद कर दिया, आपकी बार 9 महीने डॉक्टर ने बोला था हमने बंद कर दिया अपने आप ही, दोबारा दिखाया ही नहीं, डॉक्टर को कंसल्ट किया ही नहीं, टेस्ट करवाया ही नहीं, और छोड़ दिए। तो वो छोड़ने का नतीजा ये हुआ कि वापस टीबी लौट करके आ गई। और जब आई पहली बार में 6 महीने की ट्रीटमेंट लिया, दूसरी बार में 9 महीने का, और तीसरी बार में 18 महीने का ट्रीटमेंट हुआ, तो तब जाकर के तीसरी बार में टीबी उनकी गई। और अब भी जब मर्जी सांस चलने लग जाना, या मतलब बॉडी बहुत वीक, फ्रेजाइल, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम तब तक टीबी के कोई भी मेडिसिन बंद ना करें जब तक कि आपको डॉक्टर नहीं बोलता है और टेस्ट नेगेटिव नहीं आते हैं टीबी के। ठीक है, हम बढ़ते हैं, अपने पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ट्यूबरक्लोसिस की। इसको हम साइंटिफिक, इसका नेम ट्यूबरक्लोसिस होता है। शॉर्ट में इसको टीबी बोलते हैं, टी फॉर ट्यूबर और बी फॉर क्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक संयुक्त शब्द है। और इसके कारण क्या है, इलाज क्या है, रोकथाम क्या है, निदान क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आता ही है अधिकतर। ठीक है ना, तो ये आपको याद भी करना है और यही कल का होमवर्क भी है। क्वेश्चन में बता दूंगी भी बीच में आपको। टीबी या क्षय रोग एक संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और इसका जो बैक्टीरिया है वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके कारण ट्यूबरक्लोसिस नाम का जो ये बैक्टीरिया है, इसके कारण इसका नाम ट्यूबरक्लोसिस पड़ा, टीबी बोला जाता है इसको। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट के अनुसार टीबी दुनिया भर में सबसे अधिक संक्रामक रोग से संबंधित मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण है। पहले सबसे बड़ा कारण थी, आज भी है, बट आज पहले से बहुत कम हो गया, क्योंकि आज हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको और उसको क्योर कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पहले नहीं था। आजकल तो बच्चों के होते ही बीसीजी वाले टीके वगैरह लग जाते हैं, तो बहुत कम हो गए हैं ये होना केसेस। पर फिर भी क्योंकि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है तो टीबी होने के चांसेस आजकल वातावरण के कारण ज्यादा हो गए। ये दुनिया भर में मौत का 9वां मुख्य कारण है। 2016 में HIV नकारात्मक लोगों से में अनुमानित 1.3 मिलियन टीबी मौतें थी। 2000 में 1.7 मिलियन के नीचे, और 2016 में टीबी से पीड़ित सभी लोगों में से लगभग 90% वयस्क थे। 56% लोग 5 देशों भारत, इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान में रह रहे हैं, और 2016 में अनुमानित 10.4 मिलियन लोग टीबी से पीड़ित थे। एक और बात आपको बताती हूँ, ये दुबई वगैरह में हम, अगर आपको टीबी है, अगर आपको सांस से संबंधित खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहां की गवर्नमेंट है ना, अगर आप कहीं बाहर के हो तो आपको तुरंत वापस भेज देती है, आपका वीजा रद्द हो जाता है, आपको वहां से आना ही पड़ेगा। अगर आप वहां पे जॉब भी कर रहे हो तो वो टीबी होने का खतरा नहीं लेते हैं, और क्योंकि आप दूसरे देश के हो तो आप अपने देश में जाकर के अपनी बीमारी का इलाज कराओ, और वहां पे इतने इजीली इलाज भी नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आप अपना अगर ख्याल अच्छे से रखते हैं तो ये नहीं होंगी। बट जो पॉल्यूशन से रिलेटेड चीजें हैं तो उसमें सांस से जब हम इनहेल कर रहे हैं तो कुछ तो चीजें होती ही हैं। टीबी का जीवाणु आमतौर पर खांसने और छींकने के दौरान हवा में छोड़ी गई छोटी बूंदों के माध्यम से एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसीलिए जो टीबी का व्यक्ति होता है ना, उसको एक अलग रूम में शिफ्ट करके रखा जाता है कि वो उसके हाइजीन का भी प्रॉपरली ख्याल रखा जा सके और दूसरे लोगों को न फैले। क्योंकि क्या होता है कि जो टीबी का मरीज है उससे बच्चों और बूढ़ों को टीबी होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी वीक होती है, और जैसे ही इन्होंने छींका, खांसा, कुछ भी करा तो जो इनका एरिया होता है ना, उसमें वो कीटाणु हर समय मौजूद होते हैं। तो उनके पास जो जा रहा है, जो उनकी सेवा कर रहा है, जो उनका काम कर रहा है, जो उनको सर्व कर रहा है, दवाई दे रहा है, खाना पीना कर रहा है,
तो उसको भी है ना हमेशा अंदर मास्क लगा के जाना चाहिए, और उसके बाद में फिर हाथ वाथ अच्छे से धोने चाहिए, सैनिटाइज करने चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये एकदम संक्रामक बीमारी होती है, एक से दूसरे को फटाफट फैलती है। ये बैक्टीरिया आमतौर पर फेफड़ों को संक्रमित करते हैं, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों में भी, जैसे मस्तिष्क, गुर्दा, रीढ़ की हड्डी को भी संक्रमित करते हैं। सक्रिय फुस्फुसी संक्रमण वाले लोगों में टीबी का स्रोत, जब सक्रिय फुस्फुसी टीबी रोग से पीड़ित व्यक्ति खांसता है, बोलता है या छींकता है, गाता है या हंसता है, तो वो टीबी फैलाते हैं, क्योंकि हर चीज में आपकी ड्रॉपलेट बाहर आती है। हंसने में जोर से, खांसने में, छींकने में, गाने में, इन सब चीजों में क्या है, ड्रॉपलेट्स बाहर आती हैं, जो बहुत बारीक बारीक होती है, हमें दिखती नहीं है, पर वो होती है ना, और वो फैला देते हैं टीबी को। और ये एक संभावित गंभीर संक्रमण है, जिससे सही एंटीबायोटिक दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। ऐसे ठीक किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर उसको लगातार अच्छे से फॉलो करने से ही आप उसको ठीक कर सकते हो। बाकी अगर हम ये सोचें कि हम अपनी मर्जी से भी चलेंगे, परहेज भी नहीं करेंगे, दवाई भी नहीं खाएंगे, तो हम ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो फिर आपके बढ़ती ही जाएगी। यदि आपको इस अस्पष्टीकृत वजन घटाने, लगातार खांसी, रात को भीगने वाला पसीना, अस्पष्टीकृत बुखार है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। जब जाना ही चाहिए, पढ़ नहीं सकता, जाना भी चाहिए, क्योंकि ये सारे लक्षण हमारे टीबी के लक्षण हैं। कि अगर आपको बार बार आपका लगातार अस्पष्ट रूप से वजन घट रहा है और तेजी से घटता ही जा रहा है, भूख कम लग रही है, खांसी आ रही है, लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, बहुत तेज भीगने वाला पसीना है, अस्पष्ट बुखार है, बार बार बुखार चढ़ जाता है, उतर जाता है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए, क्योंकि ये टीबी होने का एक रीजन हो सकता है। एक चिकित्सक विशिष्ट परीक्षण करके पुष्टि कर सकता है कि आपको टीबी है या नहीं। डाउट भी अगर है ना, तो भी टीबी का टेस्ट करवा ही लेना चाहिए, डॉक्टर से जाके मिलना ही चाहिए। एक चिकित्सक विशिष्ट परीक्षण करके पुष्टि कर सकता है कि आपको टीबी है या नहीं है। लक्षण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं, और व्यक्तियों में व्यक्त लक्षण के आधार पर गुप्त और सक्रिय टीबी में विभाजित होते हैं। कुछ गुप्त टीबी होती है, कुछ सक्रिय होती है, किसमें लक्षण होते हैं, कुछ में नहीं होते। कई सारी इस तरह की टीबी हैं कि जिसके अंदर नहीं होते इस तरीके के लक्षण। गुप्त टीबी संक्रमण कैसा होता है? कुछ व्यक्तियों में शरीर में प्रवेश करने के बाद टीबी के जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं और रोगी को किसी भी लक्षण का अनुभव नहीं होता है। हालांकि अगर जीवन के बाद के चरणों में उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, तो वह सक्रिय रोग विकसित कर सकते हैं। कि अगर उसकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गया या किसी भी कारण से कम पड़ गया, तो वो सक्रिय रोग मतलब सक्रिय टीबी विकसित हो जाएगी उसके अंदर। सक्रिय टीबी ये पहले कुछ हफ्ते के भीतर विकसित हो सकता है और टीबी के जीवाणु शरीर में प्रवेश करने के बाद वर्षों लग सकते हैं। एक स्थिति एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। यह स्थिति HIV या एड्स के निदान वाले लोग, जो लोग शराब और IV नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, उनमें टीबी संक्रमण का खतरा अधिक होता है। अन्य जोखिम कारकों में अंतिम चरण की किडनी रोग, मधुमेह, कुपोषण, कुछ कैंसर शामिल है। जब आप उन क्षेत्रों, उप सहारा अफ्रीका, भारत और मेक्सिको जैसे देशों की यात्रा करते हैं, तो टीबी का खतरा अधिक होता है, जहां टीबी की दर अधिक है। हाल ही में वर्षों में टीबी के कई दवा प्रतिरोधी उपभेद उभरे हैं। यह तब होता है जब एक एंटीबायोटिक सभी बैक्टीरिया को मारने में विफल हो जाता है और जीवित बैक्टीरिया दवा के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो जाते हैं। कुछ टीबी जीवाणुओं में आइसोनियाजिड और रिफाम्पिन के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लिया है। ये वाली जो मेडिसिन है, इनके खिलाफ है ना एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, तो फिर ये नहीं काम करते हैं। टीबी के कारण 6 रोग। तपेदिक एक संक्रमण रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है, ये तो हमने पढ़ लिया। और इससे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसे ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है, ये संक्रमित व्यक्ति से हवा में छोड़े गए सूक्ष्म बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। ये बैक्टीरिया इंट्रासेक्युलर एरोबिक, धीमी गति से बढ़ने वाले परिजीवी हैं और इनके पास एक अनूठी कोशिका भित्ति है जो शरीर के रक्षा तंत्र से इनको बचाती है। तो जो इनके ऊपर जो कोशिका झिल्ली है, जो भित्ति है, वो इनको
हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है ना, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो रोगियों को मारती है, अंदर परजीवियों को मारती है, उससे बचाने वाली इनके पास रक्षा तंत्र होता है। इसलिए ये बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा फैलते हैं और बीमारी इतनी खतरनाक हो जाती है। बैक्टीरिया मुख्य रूप से फेफड़ों को संक्रमित करते हैं, लेकिन ये रक्त लसिका तंत्र के माध्यम से अधिकांश अंगों जैसे कि गुर्दा, हड्डियों, विशेष रूप से जिनमें ऑक्सीजन की प्रचुर आपूर्ति होती है, में फैल सकता है। ये एसिड कुल्ला के बाद भी कुछ रंगों जैसे फुक्सिन, एक लाल रंग की डाई का बरकरार रख सकते हैं। बैक्टीरिया ऊतक को संक्रमित करते हैं और परिगलन का कारण बनते हैं। इन क्षेत्रों में एक सूखी, मुलायम और लजीज उपस्थिति होती है। एचआईवी संक्रमण वाले रोगियों में प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। वो तो उनकी तो बिल्कुल ही बहुत कमजोर होती है एचआईवी वालों में, जिसमें शरीर के लिए ट्यूबरकल बेसिली से लड़ना अधिक कठिन हो जाता है। इन लोगों में अव्यक्त संक्रमण के सक्रिय संक्रमण से बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। औषध प्रतिरोधी क्षय रोग। कुछ मरीज दो सबसे शक्तिशाली टीबी दवाइयों, जिनके बारे में अभी हमने पहले पढ़ा, आइसोनियाडिस और रैम्फिन के लिए प्रतिरोधी हैं और उन्हें बहु दवा प्रतिरोधी तपेदिक के लिए जाना जाता है। माइकोबैक्टीरियम, तपेदिक यहाँ टीबी को ही बोला है ना, टीबी को तपेदिक भी कहते हैं। माइकोबैक्टीरिया का यह प्रतिरोध उन मामलों में विकसित हो जाता है जहां रोगी उचित उपचार नहीं करता है और उपचार में विफलता दिखाई देती है। ये मैंने कहा ना, क्योंकि उसका एक भी टाइम का डोज अगर आपका मिस हुआ तो मीन्स आपको टीबी का पूरा कोर्स शुरू से वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ये इसमें वो क्यों हो गया बहु प्रतिरोधी कैसे उत्पन्न हो गया उसकी बॉडी के अंदर? क्योंकि वो जब मर्जी छोड़ देता है, जब मर्जी खा लेता है। इसमें लिखा भी है कि वो उपचार उचित प्रकार से नहीं करता है और उपचार विफल हो जाता है, इसलिए उपचार विफल हो जाता है और तरह तरह के एंटीबॉडीज भी डेवलप हो जाते हैं। फिर वो जो इतनी शक्तिशाली दवाइयां हैं वो भी उनके ऊपर काम नहीं करती हैं। ये रीजन इसमें मेन। दुर्लभ मामलों में कुछ मरीज ओहो क्या हाँ, दुर्लभ मामलों में कुछ मरीज रैम्फिन और आइसोसाइनाइड के साथ साथ किसी भी फ्लोरोकिनोलोन के साथ साथ तीन दूसरी पंक्ति वाली दवाओं जैसे कि केनामाइसिन, एमिकाइसिन और कैम्प्रोमाइसिन जैसे प्रतिरोधी होते हैं। ये एंटीबायोटिक हैं ये सारे। इन रोगियों को एक्सीडीआर तपेदिक होने के लिए जाना जाता है, मतलब व्यापक रूप से दवा प्रतिरोधी। इनके बाकी इन सारी दवाओं से ही प्रतिरोध होता है। टीबी के लक्षण हमारे पास क्या हैं? औषधि प्रतिरोधी क्षय रोग के बारे में बताया गया कि औषधि के प्रतिरोध होता है इस औषधि का उनकी बॉडी के अंदर, तो वो किस तरीके का क्षय रोग होता है उस बारे में बताया गया। अब हम पढ़ते हैं टीबी के। कॉल आने से कट गया था। फेफड़े के क्षय रोग, टीबी के हम वो पढ़ रहे हैं। टीबी के लक्षण, टीबी के लक्षण में जो फेफड़ों वाली टीबी है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यह 85% टीबी संक्रमणों के लिए जिम्मेदार है। शास्त्रीय नैदानिक लक्षणों और फुसफुसी टीबी के लक्षणों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। ये जो लक्षण अब हम पढ़ेंगे ये शामिल हो सकते हैं इसमें। रात को पसीना आना, अस्पष्टीकृत बुखार, पुरानी खांसी, भूख में कमी या एकदम से बिल्कुल ही भूख ही लगना बंद हो जाना भी होता है इसके अंदर, कि कुछ खाया भी नहीं जाता है। वजन का अस्पष्टीकृत नुकसान, वजन भी ड्रास्टिकली एकदम से घटता चला जाता है और एकदम से इंसान दिखाई देने लग जाता है बीमार और पतला। हेमोटाइटिस और सांस की तकलीफ,
खूनी थूक वाली जो खांसी होती है ना, कि आपने देखा होगा बहुत बार टीवी वगैरह में, सीरियल्स वगैरह में, कि खांसते खांसते वो दिखाते हैं कि खून आ गया। तो ये वाली जो खांसी है ना, ये हेमोटाइटिस, ये वाली खून, ये भी इसका एक लक्षण है। छाती में दर्द होना, सूजन लिम्फ नोड्सों में और थकान। बुजुर्ग रोगियों में न्यूमोनाइटिस, फेफड़ों वाली वायुथैली में फैलने वाला संक्रमण भी देखा जाता है, कुछ बुजुर्ग रोगियों में होता है ऐसा। अतिरिक्त पल्मोनरी तपेदिक के लक्षण तब होते हैं जब तपेदिक फेफड़ों के अलावा अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करता है। जब भी टीबी दूसरी जगह फैलने लग जाती है ना, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस वाली जो लक्षण है तब दिखाई देते हैं ये गैर विशेष क्षेत्रों में। फुसफुसीय बहाव, मतलब फेफड़ों में जो ये द्रव्य वगैरह है, एम्फाइमा फुसफुस टीवी में देखा जाता है। जो हमारी फेफड़ों की टीवी होती है उसके अंदर ये चीजें देखने के लिए मिलती हैं, उसमें ये मेन पॉइंट्स होते हैं। टीबी, जिसे पॉट्स डिजीज भी कहा जाता है, में रीढ़ की हड्डी में दर्द, पीठ में अकड़न और लकवा भी संभव है। टीबी मेनिंजाइटिस में लगातार सर में दर्द, मानसिक परिवर्तन और कॉमा देखा जा सकता है। इसको तो मेरे सामने ही एक पेशेंट थे जिसको हल्का हल्का बुखार रहता था। उसका केवल जो सिम्टम था वो यही था कि उसको सरदर्द और शाम होते होते बुखार आ जाता। और वो कहती थी बिल्कुल हर दिन के साथ उसकी जो वेट है वो ड्रास्टिकली चेंज हो रहा था, कि हर दिन में आप देख सकते हो कि आज और कमजोर दिखाई दे रही है, आज और कमजोर दिखाई दे रही है। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो फेट हो गई, बिल्कुल बस अब है ही नहीं जिंदा, ऐसी कंडीशन में उसकी कंडीशन हो गई। और जब हॉस्पिटल में ले गए तो पता चला कि ये कोमा में चली गई है। टीबी मेनिंजाइटिस के बारे में बता रही हूँ मैं। उसमें बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हो जाती हैं, आंखें फिर जाती हैं, बिल्कुल दोनों अलग अलग तरफ चलने लग जाती हैं। आपको कुछ भी याद नहीं होता है अपनी पिछली जिंदगी के बारे में, इवन अपने आप के बारे में। उसको तो इतना भी याद नहीं था कि उसके बच्चे हैं या नहीं हैं, क्या नाम है, कौन मेरे बहन भाई वगैरह है, मेरे परिवारजन कौन है, किसी को ना पहचानना ना कुछ। जैसा आप कह दो वैसा मान लेना, नहीं मान लेना। इवन उनको इतना भी रियलाइज नहीं होता था कि मलमूत्र के विसर्जन वगैरह का भी हर समय हगीज वगैरह उनको लगा के रखते थे। तो इस तरीके की टीबी हो जाती है, ये सर दर्द लगातार वाली जो सिचुएशन है, जिसमें बुखार भी आ रहा है, जिसमें वेट लॉस ड्रास्टिकली हो रहा है। साथ में अगर उसमें वेट लॉस हो रहा है तो ये बिल्कुल उसका हो सकता है रीजन, ठीक है। और कोमा में चला जाता है। इसमें मानसिक परिवर्तन भी उसमें बहुत होते हैं, मतलब पागलों जैसी एक्टिविटी भी होती है। उससे पहले ही हमें मतलब दिखाना चाहिए, ऐसी चीजें बहुत खतरनाक होती हैं। उसका रूप मैंने एकदम सामने से देखा कि पेशेंट किस तरीके से, और वो मानती नहीं है इस चीज को कि नहीं हमको ये हो ही नहीं सकता है। टेस्ट तो करवाते ही नहीं है, मतलब जो होते हैं ना स्ट्रब बॉन्ड, एकदम जिद्दी तरीके के लोग, कि नहीं हम तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो जबरदस्ती हमको पता नहीं क्या क्या बीमारी निकाल। कि डॉक्टर के आपसे दुश्मनी थोड़ी ना है कोई कि आपको वो बिना मतलब में बीमारी निकाल के देगा। अगर बीमारी होगी तो ही तो निकलेगी ना, नहीं होगी तो कोई भी नहीं निकाल सकता आपके बॉडी के अंदर बीमारी। पर जब इतने चेंजेस आ रहे हैं, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो जरूर कुछ बड़ा हो रहा है, तो उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। टीबी गठिया, इसमें सबसे अधिक प्रभावित कूल्हे और घुटने होते हैं, जिसमें ज्यादातर ये एक ही जोड़ में दर्द रहता है। और पार्श्व दर्द, डिस्यूरिया, पेशाब करते समय दर्द, पेशाब की आवृत्ति में वृद्धि, गुर्दे में द्रव्यमान या गांठ, और जेनिटोरिनरी टीबी में देखे जाते हैं ये। अगर जेनिटल एरिया वाले एरिया में किसी भी चीज में अगर टीबी होती है ना, तो इसमें भी ये इस तरीके की चीजें होती हैं। और अगर ये लड़कियों में ये वाली टीबी हो जाती है ना, जेनेटिक्स वाली, तो उनको बहुत परेशानी होती है। इवन है ना, उसमें फर्टिलिटी भी खत्म हो जाती है, वो माँ भी नहीं बन पाती हैं फिर, अगर लड़कियों में औरतों में इस तरीके की चीजें डेवलप हो जाती हैं तो। और लगातार 15-20 दिन पीरियड्स का चलना, बहुत ज्यादा पेन, एक्सेसिव फ्लो, बहुत ज्यादा दर्द, बहुत जल्दी हर 15 दिन में पीरियड्स का आना और 15 दिन तक चलना, ये सब भी उसके जेनेटिक टीबी के जेनेटिक्स वाले एरिया वाले जेनिटोरिनरी टीबी जो होती है, इसमें देखने को मिलते हैं। और ये ठीक हो जाती है, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होती है, पर टाइम से उसका ट्रीटमेंट करवाना हर चीज में जरूरी है। हर चीज के लिए मैं ये कहती हूँ कि टाइम से उसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर उसी को बिगाड़ लेंगे तो फिर वो बहुत परेशानी का कारण बन जाता है। माइलरी ट्यूबरक्लोसिस में बाजरे के बीज से मिलते जुलते अंगों में कई छोटे छोटे पिंड फैले हुए थे। ये जो माइलरी वैली ट्यूबरक्लोसिस, इसके अंदर छोटी छोटी गांठ जैसी हो जाती है उसके अंदर।
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी में निगलने में कठिनाई, पेट में दर्द, कुअवशोषण, ठीक न होने वाला अल्सर, डायरिया भी हो सकता है। और डायरिया जब होता है इसमें ना तो कई बार ब्लड भी आता है, पॉटी के अंदर अगर ब्लड आ रहा है तो अवेयर हो जाना चाहिए कि स्पूटम में स्टूल में ब्लड आना खतरनाक होता है। हमेशा उसका टेस्ट जरूरी कराना चाहिए अगर ऐसा कुछ भी देखने को मिलता है तो। शायद ही कभी टीबी आपके दिल के आसपास के क्षेत्रों को संक्रमित कर सकती है। यह हृदय और सूजन के आसपास द्रव्य संचय का कारण बन सकता है। यह स्थिति घातक हो सकती है और मृत्यु का कारण बढ़ सकती है। इसे कार्डियक टैम्पोनेड के रूप में जाना जाता है। वैसे तो बहुत कम होती है ये, पर फिर भी है, ये भी एक रूप है। टीबी के जोखिम कारक, इसके क्या क्या जोखिम कारक हैं। टीबी का खतरा तब बढ़ जाता है जब मरीज का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, और टीबी से जुड़े कई जोखिम कारक हैं। अगर आपको टीबी हो गई है तो आपको ये बात का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है कि आप उन चीजों का करो जिससे आप इम्यूनिटी बढ़ा सको। योग एक बहुत बड़ा साधन है इसके अंदर इम्यूनिटी को इंक्रीज करने का। और आपका पोषण, आप क्या खा रहे हो, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। टीबी का जो पेशेंट होता है, अगर उसकी खुराक अच्छी है, उसकी डाइट अगर प्रॉपर डाइट दी जाए कि जो उसे चाहिए और जो उसे नहीं खाना है उस चीज का वो परहेज करके वो चीज खाए जो उसे खानी चाहिए, जो उसे ताकत देंगी, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, तो जो दवाइयां हैं उनको वो डाइट सपोर्ट करती है, बहुत जल्दी वो बंदा टीबी से बाहर आ जाता है। तो इसमें ये चीज बहुत ज्यादा समझने वाली है कि आप अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली के ऊपर बहुत ज्यादा काम करें, इम्यून सिस्टम के ऊपर और अपनी डाइट के ऊपर। योगा करें हमेशा, प्राणायाम वगैरह बहुत ज्यादा फायदा करते हैं इसके अंदर। पर यह है धीरे धीरे से स्टार्ट करें और फिर उनको बढ़ाते जाएं। तो आपको अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक रखना है, अपनी इम्यून सिस्टम को ठीक रखना है, तो आप बहुत जल्दी टीबी से बाहर आ जाते हैं। जोखिम कारक, जैसे कि टीबी के कई जोड़े जोखिम कारक हैं, जैसे कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले बच्चे और बुजुर्ग, HIV संक्रमण और मधुमेह रोगी। मधुमेह तो हर चीज के अंदर ऐसा ही होता है कि मधुमेह वाले रोगी अगर हैं तो उनको बहुत ज्यादा सोच समझ के दवाइयां वगैरह से करना पड़ता है, उनकी जो प्रतिरक्षा होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। नशीली दवाओं की नशेड़ी, और जिसमें इसमें बता रखा विशेषकर IV नशीली दवाओं का उपयोग करते हैं, जो लेते हैं नसों में डाल के, नहीं लेते, इंजेक्ट करते हैं वो इंजेक्शंस वगैरह से, वो वाली नशीली दवाई IV बोलते हैं उनको। इंट्रावेन्युकुलर, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारी जो नसें होती है ना उसके अंदर से वो सुई इंजेक्शन से डाल करके उस दवाई को, उस नशे को लेते हैं। ड्रग्स वगैरह, इसके बहुत तरीके के, इस तरीके के ड्रग्स होते हैं IV वाली नशा, जिनसे प्रतिरक्षा प्रणाली क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। टीबी बैक्टीरिया के संपर्क में आने पर अधिक जोखिम होता है, इसीलिए उन लोगों को, इन क्षेत्रों में आगंतुक और अप्रवासी जिन्हें टीबी, बाहर के लोग बाग जो हैं जितने भी ये दे रखे हैं, अफ्रीका, रूस, पूर्वी यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह के उच्च घटना के लिए जाना जाता है। प्रत्यारोपण रोगी जिनके किसी भी तरह की ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई हो, जैसे चाहे फेफड़ा है, चाहे उनकी किडनी है या हार्ट ट्रांसप्लांट है, इस तरह का कोई भी प्रत्यारोपण हुआ हो तो उनके लिए भी बहुत वो जोखिम कारक है इनके लिए। गुर्दे की बीमारियों के मरीज, कीमोथेरेपी जिससे इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी से गुजर रहे लोग, क्योंकि जब कीमोथेरेपी होती है तो इम्यून सिस्टम एकदम सप्रेस हो जाता है। कुपोषण और सिलिकोसिस, अगर आप कुपोषण के शिकार हैं तो भी आप इसी तरीके से हैं। तंबाकू का सेवन करने वाले, कुछ दवाएं जिनका उपयोग रूमेटाइड, गठिया, सोराइसिस और क्रोहन रोग के इलाज के लिए किया जाता है, अगर इस तरीके की दवाएं यूज कर रहे हैं तो वो भी है जोखिम कारक। उन देशों में जहां गरीबी और भीड़ भाड़ अधिक है वो भी जोखिम कारक होते हैं। टीबी का निदान क्या है? क्षय रोग का निदान निम्नलिखित परीक्षणों के द्वारा किया जाता है। निदान किससे किया जाता है? बहुत तरीके के इनके टेस्ट होते हैं कुछ स्पेशल, जिनसे टीबी का निदान किया जाता है। त्वचा का परीक्षण, सबसे पहले त्वचा परीक्षण को मैंट्रॉक्स ट्यूबरक्लिन त्वचा परीक्षण कहा जाता है। इसके नाम से जाना जाता है, इसको TST के नाम से। यह त्वचा परीक्षण निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि क्या आप ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया ले रहे हैं, आपकी बॉडी क्या ले रही है कि उसको। इस परीक्षण में PDP का 0.1 ml शुद्ध प्रोटीन व्युत्पन्न या ट्यूबरक्लिन मारे गए माइक्रोबैक्टीरियम से बना एक अर्क आपकी त्वचा के ऊपरी परत के नीचे इंजेक्ट कर दिया जाता है। और यदि आपकी त्वचा पर 2 या 3 दिनों के बाद कोई झाग या निशान दिखाई देता है तो आप सकारात्मक हो सकते हैं। ये हमारे यहाँ लगाया जाता है टेस्ट करने के लिए हाथ के अंदर, और जैसे ही इंजेक्ट करते हैं उसको स्किन के अंदर, वहां पे फिर एक राउंड बना देते हैं, सर्कल
परमानेंट मार्कर से, और फिर वहां पे देखते हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर उसमें कोई निशान तो नहीं बनता, वो नीला काला इस तरीके से तो नहीं हो गया, सूज तो नहीं गया, झाग जैसे तो नहीं आने लगे ऊपर, वो उसका पॉजिटिव होने के संकेत हैं कि अगर आपको टीबी है तो वो इस तरीके के चेंजेस उसके अंदर आ जाएंगे, और अगर आपको टीबी नहीं है तो ऐसे कोई भी नहीं आएंगे। ठीक है, ये इससे बताता है सक्रिय उसका सकारात्मक होना और नहीं होना, ये संक्रमण है या नहीं। लेकिन ये बता सकता है कि आप पहले टीबी के संपर्क में आए हैं नहीं, ये भी बता देता है कि आप संपर्क में आए हैं कि नहीं आए, क्योंकि जिनको एक बार टीबी हो जाती है और अगर उनका ये टेस्ट हो तो उनका हमेशा ये निशान आता है। हालांकि परीक्षण हमेशा सही नहीं होता है, कुछ लोगों में ऐसा होता भी है, सही बात है। जिन लोगों ने हाल ही में बीसीजी वैक्सीन प्राप्त किया है वे सकारात्मक परीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि बीसीजी वैक्सीन में क्या होता है, ये तो होते मरे हुए तो उसके कीटाणु होते हैं या फिर कमजोर वीक वाले, तो उनको डाला जाता है ताकि आपकी इम्यूनिटी उसके प्रति हो जाए, आपकी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी डेवलप कर ले और उससे लड़ाई करने के लिए तैयार रहे कि ये एक तरीके की बीमारी जो मेरी बॉडी को हो सकती है, ये बीसीजी वैक्सीन होती है। और वो अगर किसी को लगी होती है तो अगर ये वाला टेस्ट करेंगे हम स्किन वाला जो इंजेक्ट करके, तो उसका पॉजिटिव ही आएगा। कुछ मरीज सक्रिय टीबी ना होने पर भी परीक्षण का जवाब दे देते हैं और कुछ अन्य लोग टीबी होने पर भी परीक्षण का जवाब नहीं देते हैं। कई केसेस में ऐसा होता है, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं कि हम दूसरी चीजें अपनाते हैं। दूसरे ऐसे टेस्ट होते हैं जो 100% कंफर्म करते हैं कि टीबी है या नहीं है, क्योंकि कई आजकल जिस तरीके का एनवायरनमेंट है, जो पॉल्यूशन लेवल है, उसके कारण भी बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे लोग, नॉर्मल पर्सन जिनको टीबी नहीं है वो भी पॉजिटिव साइन करता है उनका भी ये वाला टेस्ट। छाती का एक्सरे, यदि आपके चिकित्सक को पता चलता है कि आपकी पीपीडी परीक्षण सकारात्मक है तो वो आपके छाती का एक्सरे करवाने की सलाह दे सकता है। यदि छाती के एक्सरे में आपके फेफड़ों में छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं तो यह एक सक्रिय टीबी का संक्रमण का संकेत होता है। जब आपका शरीर ट्यूबरकल बैक्टीरिया को अलग करने की कोशिश करता है तो फेफड़े में ये धब्बे एक्सरे पे दिखाई देते हैं। इसमें अगर टीबी का कोई एक्सरे अगर आपके आसपास कुछ ऐसे हो तो आप देखना कि उसमें ब्लैक 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 ऐसे ऐसे चितकबरे धब्बे, जैसे कि वो देखा है आपने लेपर्ड जो होता है उसके अंदर ऐसे चितकबरे धब्बे, पीले के अंदर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं ना, इस तरीके से उसमें स्पॉट्स होते हैं और बहुत क्लियर दिखाई देता है टीबी का इन्फेक्शन एक्सरे के अंदर। थूक परीक्षण, टीबी बैक्टीरिया की जांच के लिए आपके फेफड़ों के अंदर से थूक निकाला जाता है। यदि आपका थूक परीक्षण सकारात्मक है तो इंगित करता है कि आपको सक्रिय टीबी संक्रमण है और उपचार तुरंत शुरू कर देना चाहिए। ये एकदम 100% कंफर्मेशन होता है थूक वाला परीक्षण, कि एक आपका सुबह उठने वाला सैंपल लेते हैं, वो सुबह उठ के खाली पेट, मतलब एकदम बासी थूक तुरंत वाला, एक रात वाला, 2 तरीके के ऐसे सैंपल लिए जाते हैं और फिर उनको टेस्ट किया जाता है। उससे 100% कंफर्मेशन हो जाता है कि आपको ट्यूबरक्लोसिस वाला बैक्टीरिया आपके अंदर अगर होगा तो वो उसमें हर हालत में आता है और उपचार तुरंत शुरू कर देना चाहिए। टीबी के बैक्टीरिया को दूसरे तक फैलने से रोकने के लिए विशेष मास्क पहनने चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्रों से बचने जैसे एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए। कि अगर आपको टीबी हो गई है तो आपको भी नहीं जाना चाहिए सार्वजनिक क्षेत्र में, जैसे भी कोई शादी पार्टी वगैरह है या मंदिर वगैरह है या इस तरह की कोई भी चीज है तो आपको उसमें नहीं जाना चाहिए। और सेकेंडली, आपके घर में भी आप इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करें जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, कि बहुत सारे लोग बाहर से आए, क्योंकि क्या होता है कि उस टाइम आपकी इम्यूनिटी भी वीक होती है, तो आपको भी उनसे और भी तरीके की बीमारियां हो सकती हैं या फिर ये बीमारी बिगड़ सकती है और दूसरों को भी फैलने का डर रहता है। अंतःस्रावी से संबंधित रोग, मधुमेह, अति पीयूषता, अल्प पीयूषता, अति थायराइड रक्तता और अल्प थायराइड रक्तता, ये सारे अंतःस्रावी रोग हैं जो हमारे हार्मोन्स वगैरह के कारण हमको होते हैं। इसमें मधुमेह आता है, अति पीयूषता आता है, अल्प पीयूषता, अति थायराइड और अल्प थायराइड, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म। अंतःस्रावी तंत्र छोटे अंगों का एक एकीकृत प्रणाली है जिससे बहुकोशिकीय संकेतन, अणु, हार्मोनों का स्राव होता है और ये अंतःस्रावी तंत्र शरीर के उपाचय विकास, यौवन, ऊतक क्रियाएं, चित्त के लिए उत्तरदायी होता है। हमारे मूड वगैरह के लिए अंतःस्रावी बहुत ज्यादा होता है। समझा जाता था किंतु अब ये ज्ञात हुआ है कि ये सब एक दूसरे से संबंध है।
और पीयूषिका ग्रंथि तथा मस्तिष्क का मेलेमस भाग उनका संबंध स्थापित करते हैं। अतः मस्तिष्क ही अंतःस्रावी तंत्रिका तंत्र का केंद्र है। अंतःस्रावी तंत्र का केंद्र क्या है? मस्तिष्क है हमारा। ये सारे एक दूसरे से, एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है एक दूसरे से जुड़ा रहता है। और हर एक, इसीलिए कहते हैं कि मधुमेह है तो स्ट्रेस है, टेंशन है, थायराइड भी हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है, एक साथ होती है, क्योंकि ये सब कुछ मिले हुए रहते हैं। मधुमेह क्या है विस्तार से जाने। मधुमेह देखिए कितना बड़ा है टॉपिक, एक बार देखते हैं कितने प्रकार का। प्री डायबिटीज, चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं, जितना होता है उतना। क्वेश्चन आज का आप लिख लो होमवर्क के लिए। क्षय रोग क्या है, उसके कारण, लक्षण, कारण, लक्षण और हाँ बोलिए जी सुष्मिता जी, क्या कह रही हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही। ये बोल रही थी क्वेश्चन क्या अब बोल रही हूँ मैं, क्वेश्चन अभी बोला ही नहीं है। हाँ, टीबी के लिए मैं बोल रही हूँ। क्षय रोग क्या है, उसके कारण क्या है, क्षय रोग क्या है, उसके कारण क्या है। ठीक है, लिख लिया आपने सुष्मिता जी? वही मैम, वो 6 बोल रहे थे, वो क्या है वो मुझे समझ नहीं आया। क्षय मतलब टीबी। टीबी तो इंग्लिश वर्ड है, टीबी ट्यूबरक्लोसिस, और क्षय उसको हिंदी में बोलते हैं, और तपेदिक भी उसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये इसके हिंदी वाले नेम है, टीबी उसका इंग्लिश नेम है। ठीक है, टीबी के लक्षण क्या हैं, इसके जोखिम कारक कुछ संक्षिप्त में लिखिए, और टीबी का निदान। ठीक है सुष्मिता जी, आपका तो आया नहीं था काम मेरे पास कल वाला। नहीं, मैंने भेजा नहीं मैम एक्चुअली। हाँ भेज देना अपना, 2 दिन की छुट्टी तो आज वाला कल वाला दोनों मिला के भेज दीजिएगा। ठीक है, हाँ तो कर मैम। हाँ ठीक, दोनों 2 दिन की छुट्टी है, कल भेज दीजिए, परसों भेज दीजिए, पर आ जाए आपका मंडे तक भी आ जाएगा, कोई बात नहीं है, 4-5 बजे तक। देखिए इनका आप ही को नंबर मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, और आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अब नेक्स्ट महीने में तो आपके एग्जाम है जुलाई के अंदर, है ना। तो जितना आप लोग लिख के याद करोगे उतना अच्छा याद होगा, और ये सब याद होता जाएगा आपको साथ के साथ, है ना। और फिर बाद में हम रिवाइज भी करेंगे, टेस्ट वगैरह भी रखेंगे, चीजें बाकी की रखेंगे, अगर ऐसे कुछ नीड हुआ तो वो भी कर लेंगे। एक हफ्ते में चाहे एक ही रखें। मधुमेह क्या है, जब भी हम खाना खाते हैं तो वो अंदर जाके टूटना शुरू हो जाता है, पाचन तंत्र पढ़ा था हमने। इस दौरान उसमें मौजूद ग्लूकोज यानी कि चीनी या मीठा या शर्करा जो भी कुछ है वो निकलना शुरू हो जाती है, उसके अंदर जो भी होती है। इसी दौरान दूसरी तरफ अग्नाशय यानी कि हमारा जो पैनक्रियाज है इंसुलिन सीक्रेट करता है, जो कि एक हार्मोन होता है। पैनक्रियाज के अंदर सेल्स होते हैं गामा और बीटा, और वो हार्मोन सीक्रेट करती हैं हमारा इंसुलिन, छोड़ना शुरू करता है, ताकि ग्लूकोज को शर्करा रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में जाती है और पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार कर सके, और जो कि बिना इंसुलिन के नहीं कर सकती है बॉडी। ठीक है, लेकिन जब पैनक्रियाज से इंसुलिन की उचित मात्रा में या ठीक तरह से सक्रिय इंसुलिन न निकले तो इसकी वजह से रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है, और फिर इसी स्थिति को मधुमेह कहा जाता है। इंसुलिन की मात्रा कम होने और सक्रिय होने के अलावा यदि व्यक्ति ज्यादा मीठे का सेवन करता है तो भी मधुमेह हो सकता है, लेकिन पैनक्रियाज की मात्रा ग्लूकोज की मात्रा के अनुपात में कम हो जाती है, क्योंकि अब यह है कि उचित मात्रा में इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो रहा है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी में बनता तो है ही, खाना टूटता है तो ग्लूकोज बनता है, वही एनर्जी का सोर्स है हमारी बॉडी का। तो जो वो एनर्जी सोर्स है
वो बिना इंसुलिन के जा नहीं सकता बॉडी के अंदर सब जगह। तो वो इंसुलिन जब होगा, सक्रिय इंसुलिन, एक्टिव इंसुलिन, तो वो बॉडी के अंदर हर जगह पे जाएगा और एनर्जी मिल जाएगी। जब वो नहीं जा पाता है तो उस स्थिति को, जब वो नहीं गया तो वो ब्लड के अंदर ऐसे ही इंसुलिन खुला घूमता रहता है। ठीक है, जब ऐसे ही खुला घूमता रहता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? मधुमेह होना। कि आपको अब शुगर की बीमारी हो गई। शुगर मतलब शुगर से उसका वो ऐसा कोई स्पेशल रिलेशन नहीं होता है, बट जो वो मीठा है, मीठा हमारा ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो भी खाना हम खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। चाहे आप मीठा खा रहे हैं, खट्टा खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, जो उससे जो एनर्जी बन रही है उसकी क्या अणु बनते हैं? ग्लूकोज के तो बनते हैं, हमने पढ़ा उसके अंदर। तो वो जब इंसुलिन हमारे को सक्रिय मात्रा में नहीं मिलती या कम मात्रा में मिलती है, प्रोपोर्शन कम हो जाता है, एक्टिव नहीं होता, सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, रेजिस्टेंस हो जाती है अगर सेल इंसुलिन की, तो इन्हीं सभी स्टेजेस के अंदर इसको हम डायबिटीज होना कहते हैं। ठीक है, डायबिटीज दो तरह का होता है, हम पढ़ेंगे। वैसे मेन तो दो ही तरीके की होती हैं, पर ये और भी होती है, जैसे कि जो प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर होती है वो आपने देखा होगा। और डायबिटीज होने के पहले की भी एक स्टेज होती है कि उसमें आपको डायबिटीज होने वाली है, अभी तक हुई नहीं है, उसे प्री डायबिटीज कहते हैं ना, ये भी होती है एक डायबिटीज। और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको भी प्रेगनेंसी के दौरान किसी कारणवश इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो डायबिटिक शो होने लग जाती हैं। वो स्थिति ठीक हो जाती है आगे चल के, वो डायबिटीज हमेशा के लिए नहीं रहती है अगर उसको सही तरीके से उसका ध्यान रखा जाए और हमेशा अवेयर रहा जाए। देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि मधुमेह कितने प्रकार का होता है। अधिकांश भारत में अधिकांश लोगों का मत है कि मधुमेह यानी डायबिटीज केवल एक ही प्रकार का होता है और वो वंशानुगत है, लेकिन ऐसा नहीं है। मधुमेह न केवल वंशानुगत होती है बल्कि यह कुछ अन्य कारणों के चलते भी व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकती है। इसी वजह से डायबिटीज के एक से ज्यादा प्रकार हैं। मूलतः मधुमेह के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन फिलहाल इसमें एक और को भी गिना जाने लगा है। पहले नहीं गिनते थे इसको, प्री डायबिटीज को, क्योंकि प्री डायबिटीज इस तरह की स्टेज नहीं थी। पर प्री डायबिटीज और बहुत सारी बीमारियों में प्री डायबिटीज पहले से ही होती है। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो आपको वो रीजन हो सकता है कि वो बीमारी आपको उस कारण से, रूट कॉज उसका निकल गया था प्री डायबिटीज, कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गए हैं, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया है, इसलिए आप प्री डायबिटिक हो और वो आपको दूसरी बीमारी पैदा कर रही है। ठीक है ना, वो रीजन भी होती है। और ये वंशानुगत होती है, हमेशा ही ऐसा होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है ये। मधुमेह के 4 प्रकार निम्नलिखित है। मधुमेह टाइप 1, मधुमेह टाइप 2, गर्भावस्था वाली मधुमेह, गेस्टेशनल डायबिटीज और प्री डायबिटीज। मधुमेह टाइप 1 के अंदर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है ये। ठीक है ना, ये टाइप 1 मधुमेह डायबिटीज का सबसे साधारण प्रकार है। ये तब होता है जब पैनक्रियाज हमारा होता है, हमारा अग्नाशय, वो इंसुलिन का उत्पादन ही नहीं कर पाता है। जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को सिक्रेट नहीं करती हैं, उत्पाद ही नहीं कर पाती हैं उसका, तो उस वाली डायबिटीज को टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है। डायबिटीज का यह प्रकार वंशानुगत होता है और इसलिए इसकी पहचान और इसका बचाव बचपन से ही किया जा सकता है। इसका पहचान और बचाव किया जा सकता है क्योंकि अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री चली आ रही है कि आपके दादा को, आपके पापा को, या आपकी दादी को, आपकी मम्मी को, आपकी नानी को, आपकी मम्मी को, आपकी नानी को, इस तरीके की अगर हिस्ट्री दिखाई दे रही है तो आप अवेयर हो जाओ कि बच्चों के अंदर वो हो सकती है। तो उसके लिए पहले से ही आप क्या बोलते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं कि उनको वो चीजें ना हो। बचपन से ही इसका बचाव किया जा सकता है। साधारणतः कम उम्र में होने वाले इस प्रकार के मधुमेह के उपचार में इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो इंसान क्या हो जाता है, इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनको इंसुलिन देना पड़ता है बाहर से, क्योंकि उनकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है। इसलिए हम कहते हैं ना इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़े। तो क्योंकि इंसुलिन बन ही नहीं रहा है तो आप क्या करोगे, जब बॉडी बना ही नहीं रही है। अगर बना रही होती और कुछ और रीजन से नहीं हो पाता तो वो एक अलग चीज होती है, पर जब बना ही नहीं रही है तो क्या करेंगे, हम उसको बाहर से वो इंसुलिन देंगे। तो वो होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, डायबिटीज टाइप 1। ठीक है, व्यक्ति से इंजेक्शन या इंसुलिन पंप की सहायता से ले सकते हैं। इसकी सबसे गंभीर बात यह है कि फिलहाल इसका कोई उपचार नहीं मौजूद है। हाँ, लेकिन इसकी पहचान होने के बाद कुछ परहेज, दवा और इंसुलिन की मदद से इसे नियंत्रित रखा जा सकता है। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, बट हाँ उसको आप रख सकते हो मेंटेन, आप उसको मैनेज कर सकते हो। टाइप 2 डायबिटीज जो सबसे ज्यादा होता है,
और आम है आजकल। तो जो बड़ों को सबको आजकल जो बहुत ज्यादा फैल रहा है ना, वो टाइप 2 ही डायबिटीज है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज वर्तमान समय में डायबिटीज से सबसे आम प्रकार माना गया है। ये मुख्यतः किशोरों में पाया जाता है। डायबिटीज के इस प्रकार में पैनक्रियाज पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का निर्माण नहीं कर पाती और इसकी वजह से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसके पीछे का मुख्य कारण है मोटापा, ज्यादा मीठा, ऐसा खा लेना जिससे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़े या मोटापा बढ़े। मधुमेह का यह प्रकार भी कई जोखिमों को बढ़ा सकता है, लेकिन इसे आहार में और जीवनचर्या में बदलाव करके बड़ी आसानी से नियंत्रित करा जा सकता है। अगर टाइप 2 प्रकार की डायबिटीज आपको हो गई है और आप अपनी डाइट को चेंज कर दें और अपने जो आपकी दिनचर्या है उसको सही कर दें और आप डेली एक्सरसाइज करें और योग करें, प्राणायाम करें, तो आप इसको रिवर्स कर सकते हो विदाउट एनी मेडिसिन शुरुआती दौर में। पर अगर आप काफी महीनों से दवाई खा रहे हो तो दवाइयों के साथ इन सब चीजों को लेकर के आप इसको पूरा रिवर्स करके ठीक कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट है मेरे पास जिसको मैंने डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स करी है, और जबकि वो 500 तक, 550 तक, 590 तक भी लोगों के पहुंची हुई थी, उनको मैंने रिवर्स किया है उनकी डाइट में चेंज करके, उनकी दिनचर्या को चेंज करके, उनका स्ट्रेस रिलीज करके और उनका जो पूरा शेड्यूल है उसको चेंज कर दिया, खाना चेंज कर दिया और उनका एक्सरसाइज और योग प्राणायाम करवाया। उसी से उनकी जो ये डायबिटीज टाइप 2 है वो बिल्कुल ठीक हो गई। और इसी चीज को अगर वो फॉलो करते रहे तो मेटाबॉलिज्म को बराबर रख करके और सारी चीजों को फॉलो रख के जिंदगी भर उनको डायबिटीज होगी नहीं, अगर वो इसको फॉलो करें तो। पर अगर नहीं करेंगे तो वो दोबारा आ सकती है ना। और ये अधिकतर आजकल होती है डायबिटीज में। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन का पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता, तो फिर ग्लूकोज की जो मात्रा है वो रक्त में बढ़ जाती है। इसीलिए ये डायबिटीज अधिकतर आजकल बहुत ज्यादा फैल रही है, क्योंकि जो खाना हम जो किशोर है हमारे आजकल के जो एडल्ट्स हैं वो खाना क्या खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, लॉट्स ऑफ मैदा, ये मोमोज वोमोज और कोल्ड ड्रिंक्स जिसमें बस शुगर के सिवाय कुछ है ही नहीं। उसके अंदर उनको जो पोषण है वो तो मिलता नहीं है, वो तो लगभग 0 होता है। बेमतलब के कार्ब्स और शुगर को वो खाते हैं और उसको पचाने के लिए हमारे शरीर को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। अब जब इतना एक्सेसिव आएगा तो उसको कितनी मात्रा में हमारा बॉडी इंसुलिन उससे सिक्रेट करेगा, वो हमेशा कम पड़ जाता है प्रोपोर्शन और डायबिटीज की तरफ धकेल देता है। मोटापा जैसे बढ़ना चालू होता है डायबिटीज की तरफ हम पहुंच जाते हैं। गर्भावस्था में मधुमेह या गर्भावस्था जन्य मधुमेह, इसे गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। गर्भावस्था के दौरान एक महिला को कई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें से एक गर्भावधि में मधुमेह या गर्भावस्था में मधुमेह भी होता है। मधुमेह का यह प्रकार केवल गर्भवती महिलाओं को ही होता है और ऐसा तब होता है जब महिला को इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता नहीं होती है। ऐसे कई कारण हैं जिनके चलते ऐसा हो सकता है, जैसे कि चिंता, स्ट्रेस, जैसे मैंने बताया जो बहुत बड़ा रीजन है, ज्यादा मीठा खाना, कम सक्रिय होना, बैठे रहना एक जगह पे हमेशा, कोई भी एक्टिविटी नहीं करना, योग नहीं करना, प्राणायाम नहीं करना, वॉक नहीं करना, घर के कामकाज नहीं करना, जो कि आजकल का सबसे बड़ा ट्रेंड है। प्रेग्नेंट होते ही बस आराम करो, जो सबसे गलत होता है। इसके कारण गेस्टेशनल डायबिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सक्रिय होना हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा जरूरी है। आप अपनी एनर्जी को किस तरीके से यूज करोगे, वो बॉडी के अंदर बेमतलब में इकट्ठी होती जा रही चीजें हैं। खा आप रहे हो पर उसको यूज नहीं कर रहे हो, यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी और आपकी बॉडी जाम हो जाएगी। क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, मशीन है, एक प्रॉपरली वर्कआउट करती है मशीन, इसमें सब तरीके के तंत्र हैं, तो वो काम भी तो करने चाहिए ना। जब नहीं काम करेंगे तो क्या होगा, जाम हो जाएगी हमारी बॉडी। तो अपनी बॉडी से काम लीजिए हर तरीके का। हम बैठ करके जो बहुत ज्यादा आराम करने वाली स्थिति है वो हानिकारक होती है। मधुमेह का एक यह प्रकार महिला के साथ साथ होने वाले बच्चे को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन समय पर उचित उपचार में कुछ ही दिनों में इससे छुटकारा पा लिया जाता है। हाँ, हालांकि कुछ मामलों में उम्र के बढ़ने के साथ माँ या बच्चे को बाद में टाइप 2 की आशंका बनी रहती है। हमेशा उनको ये टाइप 2 की आशंका बनी रहती है। कई मामलों में इसकी वजह से समय से पहले बच्चे का जन्म भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वेट भी बच्चे का बढ़ता है इसके अंदर बहुत ज्यादा, वो भी एक रीजन होता है। तो जल्दी ही उसकी डिलीवरी भी करवानी पड़ती है, तो अधिकतर सिजेरियन सेक्शन हो जाते हैं इसमें। इस टाइप की डायबिटीज को भी रिवर्स किया है मैंने, गेस्टेशनल वाली डायबिटीज को रिवर्स किया है।
और बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं, बस केवल आपको चेंज करना होता है अपने अंदर। और इसमें स्ट्रेस जो होता है लेडी का, वो बहुत बड़ा रीजन होता है गेस्टेशनल डायबिटीज का, कि उनको बच्चे पैदा होने से पहले ही सब तरह के स्ट्रेस हो जाते हैं, पलेगा कैसे, रहेगा कैसे, ये क्या होगा, इस तरीके से कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। तो जो वो लेवल ऑफ स्ट्रेस है उसकी काउंसलिंग करके उसको हम खत्म कर सकते हैं, और उस पेशेंट को, जो माँ बनने वाली है लेडी, उसको उसी टाइम में वहां कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ दवाइयां, कुछ उसका आहार, कुछ उसकी दिनचर्या, कुछ उसकी एक्टिविटीज को बढ़ा करके हम इसको वहीं खत्म कर सकते हैं। और बच्चा अगर हो गया है बच्चा, तो उसके बाद भी उससे हम बच सकते हैं। प्री डायबिटिक को पढ़ लेते हैं बस केवल। प्री डायबिटीज का मतलब है कि आपका ब्लड शुगर लेवल केवल सामान्य से अधिक है, और मधुमेह का यह स्तर अभी इतना नहीं हुआ है कि टाइप 2 मधुमेह माना जा सके, लेकिन यह इसके काफी करीब है। और अगर आप अपने बढ़े हुए इस मधुमेह के स्तर को देखते हुए अपनी जीवन शैली में उचित बदलाव करें, तो टाइप 2 मधुमेह होने की संभावना को टाला जा सकता है। अगर आप लगातार प्री डायबिटीज से जूझ रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको निम्नलिखित शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है: दिल की जुड़ी बीमारियां, रक्त वाहिकाओं में सूजन, रक्त वाहिकाओं में थक्के बनना, किडनी से जुड़ी समस्याएं और उच्च रक्तचाप। ये सारी चीजें अगर आप प्री डायबिटीज हैं तो होने के चांसेस होते हैं, तो इससे जल्दी ही कंट्रोल में कर लेना चाहिए। ये बहुत जल्दी रिवर्स होता है और फटाफट से ठीक हो जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मंडे को पढ़ेंगे हम, सब लोग पढ़ के आना, आज का होमवर्क कर लेना। और हेमंत जी 6 बज चुके हैं, फटाफट से प्रार्थना करवा दीजिए। आइए सभी कमर गर्दन सीधी कर लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। और काम अपना अपना सब कर लीजिएगा, और मधुमेह के बारे में पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हम पढ़ेंगे मंडे को। फिर कल को अगले सेशन को उसको हाँ, क्योंकि आज इसको पढ़ने में टाइम का मुझे ध्यान ही नहीं रहा, तो नेक्स्ट सेशन में मैं बता दूँ। जो भी क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। सभी को प्रणाम।